नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राम राम, जय श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं के आर जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल के आर जाखड़ सर एकेडमी पे। और जो दोस्तों विद्यार्थी जो नए विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पुराने वीडियोज़ देखने के लिए रीजनिंग फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करके पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसी तड़कते भड़कते अंदाज में आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सेशन, बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आए हैं, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन रहता है। काफ़ी लोगों के मैसेज और कमेंट आते हैं, सर कथन निष्कर्ष आप हमें पढ़ाइए, क्योंकि कथन निष्कर्ष में हम कितना भी पढ़ लेते हैं लेकिन 50% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे गलत ही होते हैं। तो दोस्तों, वही टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें। आज हम कथन और निष्कर्ष का बेसिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और इस बेसिक में आपको बिल्कुल भी कोई चूक नहीं करनी है। वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत ही शानदार तरीके से कथन और निष्कर्ष का बेसिक पढ़ाने वाला हूं और आगे से आगे हम कथन और निष्कर्ष को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपके सिलोक्स यानी कथन और तर्क और कथन व निष्कर्ष दोनों प्रकार की जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। सिलोक्स भी हम करने वाले हैं और कथन निष्कर्ष भी यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात बताऊं, कथन निष्कर्ष का मतलब होता क्या है। कोई एक कथन आपको 2 या 3 कथन 5 कथन आपको दिए जाते हैं, उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? निष्कर्ष निकाला जाता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जो निष्कर्ष निकाला जाए वो कथन के आधार पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एक सिंपल सा उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। काफ़ी ज़्यादा उदाहरण इसमें मैं काम में लेने वाला हूँ इस टॉपिक में। अभी तक जो भी टॉपिक हमने पढ़े इतने ज़्यादा उदाहरण काम में नहीं लेता था, लेकिन यहाँ पर उदाहरण काम में लेना जरूरी है। सबसे पहले आपके सामने एक निर्देश होगा आंसर देने के लिए कि कुछ कथन दिए हैं, उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए हैं। आपको चेक करने हैं कि निष्कर्ष सही है या गलत है, और सही निष्कर्ष हैं तो दोनों सही है, दोनों गलत है, या पहला सही है या दूसरा सही है, या फिर दोनों में से कोई एक सही है। यानी या तो या वाला जो ऑप्शन आता है, आइदर और की जो कंडीशन होती है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सिंपल से मैं बात करूं। आपने एक पपीते का फल लिया, आपने पाइनएप्पल लिया, पपीता लिया, कोई भी एक फल आपने ले लिया, उस फल का आपने जूस बनाना शुरू किया। तो आपने पपीता लिया, पेपाया लिया, और पेपाया का आपने जूस बनाना शुरू किया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि, और आपको भी ये चीज़ पता होगी, जब उसका जूस बनाया जाएगा तो उससे जूस जो निकलने वाला है वो पपीता का जूस निकलेगा। उससे कभी भी कोई दूसरी चीज़ यानी कि कोई चीनी का घोल या फिर अदर प्रकार का कोई भी जो द्रव्य है वो कोई और द्रव्य उसमें से नहीं निकलने वाला है। पपीता आपने लिया है तो जूस जो निकलेगा और जो रस निकलेगा वो पपीता का ही निकलेगा। आपने मौसम्मी ले लिया, मौसम्मी लिया है तो जो रस निकलेगा वो मौसम्मी का निकलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जो चीज़ आपके पास में है उसको निचोड़ा जाएगा। कथन के साथ भी ऐसा ही होता है। जो कथन होता है उसका जब निष्कर्ष निकाला जाएगा तो उस कथन को निचोड़ के ही निष्कर्ष निकाला जाएगा। वो हम पढ़ने वाले हैं। अलग अलग टाइप में कथन और निष्कर्ष पढ़ेंगे, किस किस प्रकार के कथन हैं, उन्हें किस किस प्रकार से हमें पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ कि हमारा जो आंसर गलत होता है वो आंसर गलत क्यों होता है? क्योंकि हम एक ही चित्र पर आधारित होकर हम हमेशा क्वेश्चन पढ़ते आए हैं। एक ही चित्र पर एक कथन आ गया, उसका हमने डायग्राम बना लिया। जैसे कि हम बात करें, आपके सामने एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूँ। अभी कोई बेसिक मैंने शुरू नहीं किया है, और ये मान के चलो कि मैंने कुछ शुरू भी कर दिया है। कैसे शुरू कर दिया है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना बाकी है। मैंने यहाँ पर एक कथन ले लिया, और वो कथन क्या है? वो कथन है, मैंने यहाँ पर लिया कि सभी राम मानव है। मैंने एक प्रकार का कथन ले लिया, सभी राम मानव है। अब सबको पता है कि यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बनाते हैं। और वो डायग्राम क्या बनाते हैं? ये लो जी, ये आ गए सारे के सारे राम, और सारे राम किस में आ गए? मानव की कैटेगरी में आ गए। ये आपने एक क्या बना दिया? डायग्राम बना दिया। अब इसमें एक निष्कर्ष पूछूंगा मैं आपसे, कहाँ कहाँ गलतियाँ होती है वो भी आपसे बात करने वाला हूँ, कैसी गलतियाँ होती है वो भी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले एक निष्कर्ष मैं पूछूंगा, और वो निष्कर्ष मेरा ये है कि एक संभावना पूछी जा रही है आपसे, सभी मानव के
राम होने की संभावना है। एक संभावना, सिंपल सा एक निष्कर्ष मैंने आपसे पूछा है। जाहिर सी बात है जो निष्कर्ष है वो पहले बात तो सही कब होगा, जब वो कथन के आधार पर निकाला जाएगा। तो दोस्तों एक संभावना मैंने आपसे पूछी है और वो संभावना क्या है, सभी मानव के राम होने की संभावना है। आप क्या कहेंगे, सर जो राम है वो सारे के सारे क्या है, मानव है, लेकिन जो मानव है वो कभी राम नहीं हो सकते। लेकिन क्या सभी मानव के राम होने की संभावना ये सही है? तो आप लोग कह देते हैं सर ये संभावना क्या है, गलत है। और ये संभावना गलत हम यदि इसको करके आते हैं तो हमारा आंसर भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और आंसर गलत होने से ये खुद का 1 नंबर तो ले जाएगा, लेकिन हमारा 0.25 यानी 0.25 या 0.33 ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का नंबर और ले जाएगा। ये गलती क्यों होती है? क्योंकि हम एक डायग्राम बनाते हैं। दूसरा डायग्राम कैसे बन सकता है इसका डायग्राम ऐसे बन सकता है कि सर ये राम है या मानव है और इसी को ओवरलैप करते हुए क्या हो गया, राम हो गया। ये लो जी, ये हमने ले लिया मानव और ये हमने ले लिया बाहर की तरफ राम ले लिया। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे ले लिया? ऐसा इसलिए ले लिया दोस्तों क्योंकि कथन का मतलब क्या होता है, कथन का मतलब होता है शर्त। ध्यान से पढ़िएगा, कथन का मतलब क्या होता है, शर्त होता है। और शर्त का मतलब क्या होता है कि उसकी शर्त पूरी होनी चाहिए। और शर्त पूरी होने का मतलब क्या है, केवल उसने जो दिया है वो शर्त जरूर उसकी पूरी होनी चाहिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों राम और मानव को हमने ऐसे बनाया। अब एक बार कथन को वापस पढ़िए, सभी राम मानव है। क्या अब सभी राम मानव नहीं है? तो आप कहेंगे जी सर अभी भी सारे के सारे जो राम है वो क्या है, मानव है। और ये जो संभावना है, अब इस संभावना को पढ़िए, सभी मानव के राम होने की संभावना है। आप कहेंगे जी सर अब ऐसा हो सकता है कि सभी मानव के राम होने की संभावना है। तो ये संभावना गलत नहीं थी दोस्तों, ये संभावना क्या थी, सही थी। ये जो निष्कर्ष दिया था संभावना का, पॉसिबिलिटी का, कि ऑल मानव आर राम इज बीइंग ए पॉसिबिलिटी, ये जो दिया था निष्कर्ष आपको, कंक्लूजन जो दिया था, ये राइट कंक्लूजन था, ये रॉन्ग कंक्लूजन नहीं था। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब आप कहेंगे सर ये 2 डायग्राम आपने बनाए, ये कैसे कैसे डायग्राम है? चलो पहले हम डायग्राम की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। दोस्तों ये तो है हमारा मेन डायग्राम यानी कि मुख्य आरेख। ये कैसा आरेख है? ये हमारा मुख्य आरेख है। ध्यान रखना इस बात का हमेशा, ये कैसा आरेख है, ये मुख्य आरेख है। और दोस्तों इस आरेख की यदि बात करें तो ये हमारा रेंज डायग्राम है, ये हमारा मेन डायग्राम है और ये हमारा रेंज डायग्राम है। रेंज डायग्राम का मतलब क्या है, संभावित आरेख। कैसा आरेख है? ये संभावित आरेख है। अब संभावित आरेख जो होता है, संभावित आरेख और जो मुख्य आरेख है उनमें फर्क समझते हैं। उनमें फर्क क्या होगा? मुख्य जो आरेख होगा, मुख्य आरेख से जो निष्कर्ष निकाला जाएगा, मुख्य आरेख से जो निष्कर्ष निकाला जाएगा वो निष्कर्ष या तो सही होगा या फिर वो निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। या तो वो निष्कर्ष पूरा पूरा सही होगा या वो निष्कर्ष पूरा पूरा क्या होगा, गलत होगा। ये मुख्य आरेख से हम कर सकते हैं। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सही निष्कर्ष होते हैं, जो पूरे पूरे सही होते हैं, पूरे पूरे सही होने का मतलब क्या है, 100% राइट। जो निष्कर्ष 100% राइट होते हैं वो केवल मेन डायग्राम से निकाले जा सकते हैं। आप कहेंगे सर रेंज डायग्राम का क्या फायदा है? रेंज डायग्राम का फायदा बताते हैं। रेंज डायग्राम से संभावनाएं निकाली जाती है और संभावनाएं निकालने के लिए रेंज डायग्राम का प्रयोग करना ही पड़ता है। यानी हमें संभावित आरेख की जो सहायता है वो सहायता लेनी ही पड़ती है। किसके लिए? संभावनाएं निकालने के लिए। और दूसरी चीज, जो या तो या की कंडीशन आती है, या तो
यानी कि या तो पहला सही है या दूसरा सही है। इसका मतलब क्या है कि हम ना तो दोनों में से किसी निष्कर्ष के बारे में ये कह सकते हैं कि इनमें से ये पूरा सही है और इनमें से ये पूरा गलत है, यानी ना तो दोनों निष्कर्ष के बारे में पूरा पूरा सही कह सकते, ना पूरा पूरा गलत कह सकते। और दोस्तों जिसके बारे में ना पूरा पूरा सही कहा जा सकता ना पूरा पूरा गलत कहा जा सकता, तो सही और गलत इन दोनों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? ये बनता है आंशिक गलत। क्या बनता है? आंशिक गलत बनता है, पार्शियल रॉन्ग बनता है। दोस्तों हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो सकता है कि आपने इसके बारे में नहीं सुना हो, लेकिन आज ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, वह वस्तु जिसके बारे में हमें सही और गलत का पता नहीं हो, अर्थात जिसके बारे में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं हो, कोई हमें निश्चित सूचना नहीं हो, तो ऐसी वस्तु क्या होती है दोस्तों? आंशिक गलत होती है। क्या होती है? आंशिक गलत होती है। तो सबसे पहले दो चीज मुख्यतः ध्यान रख लीजिए। जो सही निष्कर्ष होगा 100% सही, वो किससे निकाला जाएगा? मुख्य आरेख से निकाला जाएगा। और संभावनाएं निकालने के लिए और आइदर और की कंडीशन निकालने के लिए हमेशा किसका प्रयोग होगा? रेंज डायग्राम का प्रयोग होगा। अभी तक मैंने मेन डायग्राम और रेंज डायग्राम में फर्क समझाया है। अब बात करते हैं इस पार्शियल रॉन्ग की। किसकी बात करेंगे? पार्शियल रॉन्ग की, आंशिक गलत की। कि आंशिक गलत किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हम आंशिक गलत को डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आंशिक गलत कौन सा होगा? आपके पास में दो प्रकार के डायग्राम होंगे। कितने प्रकार के डायग्राम होंगे? दो प्रकार के डायग्राम होंगे। एक होगा आपके पास में मेन डायग्राम और एक होगा आपके पास में रेंज डायग्राम। एक होगा मेन डायग्राम और एक होगा रेंज डायग्राम। मेन डायग्राम में कोई वस्तु पूरी पूरी सही पाई जाती है और रेंज डायग्राम में गलत पाई जाती है। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? पार्शियल रॉन्ग बनेगा। या फिर कोई वस्तु मेन डायग्राम में गलत है लेकिन रेंज डायग्राम में सही पाई जाती है। वस्तु का मतलब निष्कर्ष। हमारे सामने जो निष्कर्ष है मेन डायग्राम में सही और रेंज में गलत है, या फिर मेन में गलत और रेंज में सही है, तो इन दोनों से मिलकर कैसा निष्कर्ष निकलेगा? आंशिक गलत निकल के आएगा। आंशिक गलत का मतलब ही क्या है? हो सकता है। क्या है? हो सकता है। और हो सकता है का मतलब ही क्या है? संभावना। देखिए कैसी संभावना। एक आपके पास में कोई टब है। क्या है? टब है, रंगीन टब आपके पास में कोई रखा गया है। उस टब पे कोई ढक्कन लगाया गया। क्या लगाया गया है? ढक्कन लगाया गया। इस टब में कोई तरल पदार्थ भरा गया। कैसा पदार्थ भरा हुआ है? इस टब में कोई तरल पदार्थ भरा हुआ। ठीक है, इस टब में क्या भरा हुआ है? तरल पदार्थ भरा हुआ है। अब देखिए, एक व्यक्ति और दो व्यक्ति वहां खड़े हैं। इसमें तरल पदार्थ भरा हुआ है और उन दोनों व्यक्तियों को इसी प्रकार के और भी कई टब वहां रखे गए हैं। आप इसे टिन कह सकते हैं, टब कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बाल्टी इसे बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ रखी हुई है। कई इसी प्रकार की कई चीज़ें और रखी गई हैं। अब उन व्यक्तियों को कहा जाता है कि जो बहुत सारे टब यहाँ रखे गए हैं उनमें कुछ जो टब हैं उनमें तो क्या है? घी है। क्या है? घी है, यानी मक्खन है। और कुछ जो टब है उनमें क्या है? ऑयल है। ऑयल यानी कि तेल है। चलो घी और तेल की हम बात कर लेते हैं। ये रंगीन टब है, रंगीन टिन है, और पहले जाते ही कोई एक व्यक्ति इस टब को उठाता है और वो ये कहता कि हाँ इसी टब में घी है। पहला व्यक्ति क्या कहता है कि इस टब में क्या है? घी है। और दूसरा व्यक्ति क्या कहता है कि इस टब में क्या है? तेल है। दोस्तों आप किस व्यक्ति की बात मानेंगे? आप कहेंगे सर हम दोनों की ही बात नहीं मानेंगे, क्योंकि पहला व्यक्ति कह रहा है कि इस टब में क्या है? घी है। हो सकता है उसकी बात सही हो सकता है उसकी बात गलत भी
हो जाए। तो ऐसी बात जो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, यानी जिसमें संभावना जुड़ गई, वो क्या हो गया? आंशिक गलत हो गया। क्या हो गया? आंशिक गलत। उसी प्रकार जो व्यक्ति कह रहा है कि हाँ तेल इसी में है, उसकी बात भी क्या हो गई? आधी सही और आधी गलत, यानी सही होने की भी संभावना है और गलत होने की भी संभावना है। एक सिंपल से उदाहरण से और हम समझते हैं। एक रास्ता है, उस रास्ते पर आप कहीं जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, रात का समय है और सामने से एक साधन आता हुआ आपको दिखाई देता है, जिसकी जो लाइट है वो लाइटें जली हुई है, यानी कि उसकी जो टॉर्च होती है साधन की, वो टॉर्च जली हुई है। अब आप दो व्यक्ति वहाँ खड़े हैं, दो दोस्त खड़े हैं, आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, रास्ते पे खड़े हैं, NH 8 पे आप खड़े हैं और आप कहते हैं, एक व्यक्ति कहता है आप में से, हाँ अब की बार जो साधन आ रहा है वो दिल्ली जाने वाली बस आ चुकी है। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं ये बस नहीं है, ये तो ट्रक आ रहा है। अब जब तक वो बस आपके सामने नहीं आ जाती, तब तक आप कंफर्म नहीं कह सकते कि वो बस है या ट्रक। अर्थात दोनों में से किसी एक व्यक्ति की बात तो सत्य होगी, लेकिन अभी हम नहीं कह सकते कि जो कह रहा है कि बस है उसकी बात सत्य होगी या जो कह रहा है कि ट्रक है उसकी बात सत्य होगी। दोनों में से कोई एक बात सत्य है, लेकिन दोनों ही बातों के सत्य और असत्य होने की बराबर संभावना है। तो उस प्रकार की स्थिति में वो बात किस में चली जाती है? आंशिक गलत में चली जाती है, पार्शियल रॉन्ग में चली जाती है। और पार्शियल रॉन्ग का साइन आपके सामने बनाया हुआ है, पार्शियल रॉन्ग। अब आप कहेंगे सर जिस बात के सही और गलत दोनों प्रकार से होने की संभावना होती है उसे गलत ही क्यों कहते हैं? वो तो सही होने की भी संभावना है। तो दोस्तों एक सिंपल से उदाहरण से समझिए। उदाहरण आपके सामने, मैंने पहले भी कहा था काफी सारे उदाहरण हम यहाँ पर लेने वाले हैं। जब तक इसका बेसिक क्लियर नहीं होगा और कोई बोर हो रहा हो तो वो बेशक छोड़ के जा सकता है। फिर बाद में ये नहीं कहिएगा कि सर 50% क्वेश्चन हमारे कथन निष्कर्ष के गलत ही होते हैं। दोस्तों मैं गारंटी से लिखे दे सकता हूं आपको, आप चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं लिखे दे सकता हूं आपको कि कथन व निष्कर्ष का एक भी प्रश्न यदि गलत होगा तो आपको पूछ के गलत होगा, अर्थात हम एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम आपके सामने उदाहरण लेके आ रहे हैं। प्रत्येक प्रकार की चीज को हम उदाहरण से समझने वाले हैं कि सर जो सही और गलत को मिलाकर, यानी दोनों प्रकार की जो संभावना होती है कि वह बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उस प्रकार की वस्तु को हम आंशिक गलत ही क्यों कहते हैं? दोस्तों हमारे पास में यहाँ 10 लीटर दूध है। कितना लीटर दूध है? 10 लीटर दूध है। दूसरा जो टब है उसमें भी हमारे पास में क्या है? 10 लीटर दूध है। अब दो बर्तन यहां पर रखे गए हैं, एक और दो बड़े बड़े बर्तन हैं। उन बर्तनों में क्या है? यहां पर 1 लीटर जहर है। क्या है? जहर। यहां भी दूसरे बर्तन में क्या है दोस्तों? 1 लीटर जहर है। अब आप खुद डिसाइड करना है कि जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसे आंशिक गलत ही क्यों कहते हैं, आंशिक सही क्यों नहीं कहते? क्योंकि सही तो होगा तो वो पूरा पूरा सही होगा, नहीं तो वो क्या होगा? गलत ही होगा। अब एक व्यक्ति क्या करता है, इस 1 लीटर जहर को इस 10 लीटर दूध में डाल देता है। इस 1 लीटर जहर को 10 लीटर दूध में डाल देता है। अब यहां पर इस टब में जो भी मात्रा इस लिक्विड की है वो सारा का सारा क्या बन गया? जहर बन गया। क्योंकि दूध में क्या डाल दिया गया? जहर डाल दिया। दूध में जहर डाला तो वो जहर बन गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या करता है? इस 10 लीटर दूध को 1 लीटर जहर में डाल देता है। पहले व्यक्ति ने 1 लीटर जहर को 10 लीटर दूध में डाला, वो जहर बन गया। पूरा का पूरा लिक्विड जो 11 लीटर का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, मिश्रण हुआ है, वो पूरा 11 लीटर जहर बन गया। दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? 10 लीटर दूध को 1 लीटर जहर में डाल दिया। तो क्या दोस्तों यहां पर 11 लीटर दूध हो जाएगा? आप खुद डिसाइड कीजिए। यहां 11 लीटर दूध होगा? नहीं। आप कहेंगे सर ये 11 लीटर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये भी जहर हो जाएगा। और आपने सुना ही होगा, चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे, चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना किसे है?
कटना तो चाकू को है ना? नहीं, चाकू नहीं कटेगा। कटेगा कौन? हमेशा खरबूजा कटेगा। दूसरी कहावत और आपके राजस्थान में बड़ी मशहूर, आपने सुना होगा कि नाक चाहे थोड़ा कटे चाहे ज़्यादा कटे, उसे कहा क्या जाता है? नकट्टा। उसे तो ये तो नहीं कहा जाता कि 95% नाक वाला, ये तो नहीं कहते 90% नाक वाला, कभी कहते हैं? नहीं कहते। तो दोस्तों, जब गलत वस्तु उसमें 1% भी यदि पाई जाएगी तो वो 99% जो सही है उसे सही नहीं गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा? उसे गलत गिना जाएगा। और काफ़ी उदाहरण हमारे पास में है, बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्हें हम कह सकते हैं। दोस्तों, आप मार्केट से बहुत सारी वस्तुएं लेकर आते हैं, चलो हम तो ऑयल की बात करते हैं कि आप ऑयल लेके आते हैं, घी लेके आते हैं। चलो आपने ऑयल लिया और आपने 15 लीटर का एक टिन ले लिया। क्या ले लिया? 15 लीटर का टिन ले लिया। 15 लीटर का आपने टिन लिया। एक तो ऑयल है जिसमें पूरा 15 लीटर शुद्ध ऑयल है। क्या है? शुद्ध ऑयल है। और एक ऑयल ऐसा है जिसमें 14 लीटर और 900 ग्राम, 14 लीटर 900 ग्राम तो क्या है? शुद्ध ऑयल है। और उसमें 100 ग्राम क्या है दोस्तों? अशुद्ध ऑयल है। क्या है? अशुद्ध ऑयल है। तो क्या दोस्तों उस ऑयल को आप शुद्ध कहेंगे? क्योंकि उसमें 100 ग्राम ही तो अशुद्ध है, उसे शुद्ध कहेंगे? नहीं, वो सारा का सारा ऑयल क्या हो गया? आप कहेंगे सर ये तो मिलावटी ऑयल है, ये तो अशुद्ध ऑयल है। तो ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण हमारे पास में हैं जिनको हम उदाहरण के तौर पे ये समझ सकते हैं कि जो वस्तु यदि थोड़ी सी भी गलत है तो उसे हम क्या कहेंगे? आंशिक गलत कहेंगे। क्या कहेंगे? आंशिक गलत कहेंगे। तो दोस्तों, ये तो बात थी आंशिक गलत की कि जो या तो सही हो सकती है या गलत, दोनों प्रकार की जो संभावना होती है उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? आंशिक गलत कहते हैं। अब यहाँ तक बात हुई आंशिक गलत की। अब हम देखते हैं कि आंशिक गलत हम क्यों पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने बात करी पार्शियल रोंग की। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं पार्शियल रोंग पढ़ना जरूरी क्यों है और पार्शियल रोंग कहाँ से निकाला जाता है। ये हमने चर्चा कर ली है कि दो प्रकार के डायग्राम होते हैं, एक मेन डायग्राम होता है, एक रेंज डायग्राम। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, हमने पहले भी बता दी आपको कि जो 100% राइट जो कंक्लूजन निकाला जाएगा वो कंक्लूजन हमेशा मेन डायग्राम से, और रेंज डायग्राम से जो कंक्लूजन निकलेंगे वो कैसे कंक्लूजन निकलेंगे? रेंज डायग्राम से निकलने वाले कंक्लूजन पार्शियल रोंग होते हैं। वो कभी भी ना तो पूरे सही होते हैं ना पूरे गलत होते हैं। गलत हो सकते हैं लेकिन सही कभी भी नहीं हो सकते। अर्थात रेंज डायग्राम से निकलने वाले अधिकतर निष्कर्ष पार्शियल रोंग तथा कुछ निष्कर्ष क्या होते हैं? गलत होते हैं। उससे निकलने वाले निष्कर्ष कभी भी सही नहीं हो सकते, जिसमें 99% होता क्या है कि पार्शियल रोंग ही निकल कर आते हैं। पार्शियल रोंग हम क्यों पढ़ते हैं? पार्शियल रोंग पढ़ते हैं हम एक तो संभावनाएं निकालने के लिए, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं अभी अभी, एक संभावना निकालने के लिए। और दूसरा हम पार्शियल रोंग क्यों पढ़ते हैं? आइदर और निकालने के लिए। किसके लिए? आइदर और के लिए पढ़ते हैं। आइदर और का मतलब क्या है? या तो या की जो कंडीशन होती है, यानी या तो पहला सही है या दूसरा सही है, इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन निकालने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? पार्शियल रोंग पढ़ते हैं। और पार्शियल रोंग कहाँ से निकाला जाता है? रेंज डायग्राम से निकाला जाता है। चलो दोस्तों, बात करते हैं आगे वाइस वर्सा की। किसकी बात करते हैं? वाइस वर्सा की बात करते हैं। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? उल्टा क्रम होता है। ये हो गया वाइस वर्सा। क्या हो गया? वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? उल्टा क्रम होता है। क्या होता है? उल्टा क्रम होता है। तो दोस्तों, कोई भी कथन हो, किसी भी कथन का जो वाइस वर्सा होता है वो वाइस वर्सा हमेशा क्या होता है? वाइस वर्सा हमेशा के लिए पूरा पूरा सही निकाला जाता है। और जो वाइस वर्सा होता है दोस्तों, वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा क्रम। जैसे हम एक कथन देखते हैं, हमने लिखा यहाँ पर कुछ मनुष्य पशु हैं। बुरा मानने वाली बात नहीं है, कथन इसी प्रकार के आते हैं। कुछ मनुष्य क्या है? पशु है। इसमें आपके पास में क्या होते हैं? सब्जेक्ट और प्रिडिकेट, दो चीज़ें होती है, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट होते हैं आपके पास में। इनका जो वाइस वर्सा होता है, वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट को प्रिडिकेट की जगह लेके आओ और प्रिडिकेट को सब्जेक्ट की जगह लेके आओ।
प्रिडिकेट को सब्जेक्ट की जगह लाए और सब्जेक्ट को किसकी जगह लेके चले गए, प्रिडिकेट की जगह ले गए, तो ये हो गया इसका क्या, वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा के लिए सबसे पहले जो कथन होता है, कथन से पहले एक शब्द लिखा हुआ रहता है जिसमें क्या क्या हो सकता है, कुछ लिखा हुआ हो सकता है, सभी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर क्या लिखा हुआ हो सकता है, कोई लिखा हुआ हो सकता है। इससे पहले भी कुछ शब्द होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जैसे होता है केवल, अधिकतर, अधिकांश, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, कम से कम, उन सब का मतलब अभी हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं। जब भी वाइस वर्सा बनाया जाता है यानी उल्टा क्रम बनाया जाता है, तो दोस्तों कुछ और सभी से शुरू होने वाला कोई भी कथन होता है। ये क्या है, आपके कथन है, और कथन का हमने क्या बनाया, वाइस वर्सा, जिससे क्या मिला, हमें निष्कर्ष मिला। क्या निकल के आया, इसके लिए निष्कर्ष निकल के आया। तो किसी भी कथन का वाइस वर्सा जब बनाते हैं तो कथन के पहले शब्द पे ध्यान देते हैं। पहले शब्द में कुछ हो सकता है या फिर सभी। यहाँ ऐसा हो सकता है कि सभी मनुष्य पशु हैं, या फिर ऐसा हो सकता था कि कोई मनुष्य पशु नहीं है। इस प्रकार से ऐसा लिखा हुआ मिल सकता था। तो जब कथन की शुरुआत कुछ या सभी से हुई है तो उसका जो उल्टा क्रम बनाया जाएगा वाइस वर्सा, उसकी शुरुआत हमेशा किससे होगी, कुछ से होगी। और कोई से जो कथन चालू होता है उसकी शुरुआत हमेशा किससे होगी, वाइस वर्सा की, उसका वाइस वर्सा भी कोई से ही शुरू होगा। और वाइस वर्सा बनाने के लिए क्या करते हैं, जिन 2 वस्तुओं में तुलना की जाती है कि कुछ मनुष्य पशु है, मनुष्य की तुलना किससे हुई, पशु से, तो इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रिडिकेट होता है आपके पास में, तो प्रिडिकेट को सब्जेक्ट की जगह ले आओ और सब्जेक्ट को प्रिडिकेट की जगह लेके चले जाओ। यही क्या होता है, वाइस वर्सा। और पहले शब्द पे ध्यान दो, पहला शब्द क्या है, कुछ से शुरू होने वाले सेंटेंस का जो कंक्लूजन होता है स्टेटमेंट का, वो किससे शुरू होगा, कुछ से शुरू होगा। तो यहाँ पर आपके सामने क्या निकल कर आएगा, कुछ निकल कर आएगा। और आपका जो प्रिडिकेट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ गया, सब्जेक्ट किसकी जगह चला गया, प्रिडिकेट की जगह चला गया, और ये आपके बन के निकल गया क्या, वाइस वर्सा। तो दोस्तों किसी भी कथन का जो वाइस वर्सा है वो हमेशा क्या होता है, पूरा सही होता है, बस वो नियम के अंतर्गत बनाया हुआ होना चाहिए। और यदि नियम के अंतर्गत नहीं बनाया तो वो वाइस वर्सा नहीं कहलाता। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी बात वाइस वर्सा की। अब हम चलते हैं, ये टेबल आपके सामने दिखाई दे रही होगी, इस टेबल पर चलते हैं, और टेबल पर चलने के साथ साथ ही हम देखते हैं कि इसका मेन डायग्राम क्या है और रेंज डायग्राम क्या है। दोस्तों रेंज डायग्राम का मतलब क्या होता है, रेंज क्या होती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों रेंज का मतलब ही क्या होता है, एक तो होता है प्रत्यक्ष रेंज और एक होता है अप्रत्यक्ष रेंज। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रेंज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन आपको मैं दे देता हूं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रेंज क्या होती है। दोस्तों बात की जाए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रेंज की, तो एक जैसे आपके मोबाइल होता है, मोबाइल का एक नेटवर्क कनेक्शन होता है, यानी कि मोबाइल का टावर लगाया जाता है। उस टावर का एक एरिया होता है, निश्चित एक क्षेत्र होता है जिसमें वो नेटवर्क सर्व करता है, यानी कि वो नेटवर्क को बांटता है एक पर्टिकुलर एरिया में। वो उसकी क्या हो गई, प्रत्यक्ष रेंज हो गई। वो क्या हो गई, प्रत्यक्ष रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, पहुंच या दायरा। वो उसकी एक प्रत्यक्ष रेंज हो गई। उसके बाद में एक होती है अप्रत्यक्ष रेंज। जैसे हम बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई केस दायर हो गया, केस दायर हो गया, सबको पता है कि वो केस सच्चा है, उसने यह घटना जो है इस घटना को अंजाम दिया है, ये केस सच्चा है, लेकिन वो व्यक्ति उसके बावजूद उस केस से बाइज्जत बरी हो जाता है। और हम कहते हैं उसकी तो पहुंच ऊपर तक है, उसकी पहुंच वहां तक है, उसकी पहुंच प्रधानमंत्री तक है, मुख्यमंत्री तक है, एमपी तक, एमएलए तक, कहीं भी हम बात करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसकी पहुंच 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है? नहीं, वो क्या है, उसकी अप्रत्यक्ष रेंज है। क्या है, अप्रत्यक्ष रेंज। और उसी अप्रत्यक्ष रेंज की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों रेंज के लिए एक सीधा सा नोट आप लोग लिख लीजिएगा, टेबल बाद में बनाना, टेबल से पहले एक नोट लिख लेना। और नोट क्या होगा कि रेंज हमेशा ये हम हमारे कथन और निष्कर्ष के लिए बात कर रहे हैं, रेंज हमेशा बाद वाले की होती है। क्या होती है, बाद वाले की होती है।
यानी कि बाद वाला जो भी होगा, बाद वाले का मतलब क्या होता है, प्रिडिकेट। बाद वाले का मतलब क्या है, प्रिडिकेट होता है। तो रेंज हमेशा बाद वाले की होती है, यानी कि वो तो निश्चित रहेगा लेकिन पहले वाला कहीं तक भी बढ़ सकता है। यही होता है रेंज का मतलब। और उसी से हम बनाएंगे रेंज डायग्राम। और रेंज डायग्राम आपको बना के देखना है, उसको हम 100% राइट कभी भी नहीं कह सकते। तो दोस्तों बात करते हैं मेन डायग्राम और रेंज डायग्राम की। एक टेबल आपके सामने दिखाई दे रहा है जिसमें कथन का प्रकार लिखा गया। 4 प्रकार के कथन आपके सामने हैं जो शुरू हो सकते हैं इन शब्दों से। इनके अलावा इनके पीछे की तरफ यानी इनसे जस्ट पहले जो शब्द लिखे हुए रहते हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ए बी हैं। उससे पहले भी मैं चर्चा करना चाहता हूं कि मेन डायग्राम तो हमेशा किसी भी कथन का एक ही होता है, लेकिन जो रेंज डायग्राम है, रेंज डायग्राम उसका अलग अलग बन सकता है। और रेंज का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन की शर्त को पूरा करते हुए, क्वेश्चन की जो कथन में जो शर्त दी है, जो कथन दिया गया है उसकी शर्त को पूरा करते हुए उसे और किस तरीके से दर्शाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेंज डायग्राम कहते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, आप जॉब करते हैं तो आपका ऑफिस का जो टाइमिंग है वो 10 से 5 बजे तक का आपका ऑफिस का टाइमिंग है। आपका बॉस कहता है कि आप 10 बजे आइए और 5 बजे यहाँ से वापस जाइए, जो काम आपको दिया जाता है वो काम कीजिए। अब आपका मूड बना और आपके जो सह कर्मचारी हैं उनके साथ आप 5 बजे ऑफ किया और ऑफ करने के बाद आप 6 बजे किसी सिनेमा घर में चले जाते हैं कोई मूवी देखने के लिए। आपके बॉस को पता चला तो फिर आपका बॉस डांटेगा आपको, आपकी सैलरी काटेगा, क्या ऐसा होगा? तो आप कहेंगे जी सर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो ऑफिस टाइमिंग है वो है 10 से 5 बजे तक का। तो 10 से 5 बजे तक जो है वहाँ तक तो हम बंदिश में हैं, वो उनकी शर्त पूरी करनी होगी। 10 से 5 बजे तक ऑफिस में रहना होगा। हाँ, उसके बाद हम कहीं भी जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उससे हमारे बॉस को या हमारी कंपनी को, हमारे ऑफिस को कोई लेना देना नहीं है। तो वही बात हम कह रहे हैं कि जो आपके दिन की दिनचर्या है, 10 से 5 बजे तक ऑफिस में आपको दिनचर्या व्यस्त है, उसी दिनचर्या में आपको रहना है, वहीं आपको क्रियाकलाप आपके करने हैं। बाकी के समय में आप अपने अनुसार कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो वही तो है रेंज। तो रेंज का मतलब क्या हुआ कि आप कथन की शर्त पूरी करते हुए उसे और किस तरीके से दर्शा सकते हैं, वही रेंज डायग्राम होता है। पहला कथन के प्रकार पे चलते हैं जो लिखा हुआ कुछ ए बी है। कुछ ए बी है मतलब क्या हुआ कि ये जो ए हैं, इनमें से जो कुछ ए हैं वो किसके दायरे में हैं, वो बी के दायरे में है। जो कुछ ए हैं वो किसके दायरे में हैं, बी के दायरे में है। दोस्तों अब यदि इसी का एक निष्कर्ष बोला जाए कि कुछ बी ए है, तो बिल्कुल सत्य बात है कि जो कुछ बी है वो क्या है, ए है। जो कुछ बी हैं वो क्या है, ए है। लेकिन एक मैं आपको निष्कर्ष बोलता हूं, कथन आपके सामने है कुछ ए बी है, इसका एक निष्कर्ष बोलता हूं। आप लोगों को डिसाइड करना है कि वह निष्कर्ष सही है या गलत है। और यहां पर हमने निष्कर्ष बोला सभी बी ए हैं, सभी बी क्या है, ए हैं। एक ये निष्कर्ष आपके सामने बोला, आपको बताना है कि ये निष्कर्ष सही है या गलत है। तो आप क्या कहेंगे, सर डायग्राम ये दर्शा रहा है कि कुछ ए बी हैं और कुछ जो बी हैं वो क्या हो गए, अपने आप ही ए हो गए। और यहाँ लिखा है सभी बी ए हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। चलो जी हम मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब एक निष्कर्ष और मैं आपको देता हूं कि सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना है। ऐसा निष्कर्ष आपके सामने निकल कर आ गया, सभी बी के ए होने की संभावना। तो आप कहेंगे सर कहां से होगा, कुछ ए बी हैं और कुछ जो बी हैं वो क्या है, ए और बी क्या है, ए आपका सब्जेक्ट है, बी प्रिडिकेट है। यानी ए और बी की जगह कुछ भी नाम, कोई भी नाम दिया जा सकता है। जैसे अभी अभी हमने एक कथन देखा था, कुछ मनुष्य पशु हैं, तो मनुष्य ए हो गया और पशु क्या हो गया, बी हो गया। हमने ए और बी से सभी चीजों को दर्शाया है ताकि अलग अलग नाम यहां पर नहीं लिखना पड़े, कंफ्यूजन ना हो। तो हम क्या कहेंगे, सर ये संभावना क्या हो गई, गलत हो गई। क्या हो गई, गलत हो गई। अब रेंज के बारे में सोचिए
किसके बारे में सोचिए, रेंज के बारे में। कि रेंज डायग्राम क्या कहता है, रेंज डायग्राम ये कहता है कि जो कथन है उस कथन की शर्त को पूरा करते हुए, कथन की शर्त को पूरा करते हुए और किस तरीके से दर्शाया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज डायग्राम कहते हैं। अब दोस्तों एक डायग्राम मैं यहां पर बना रहा हूं, इस डायग्राम को जरा पढ़ने की कोशिश करना। यहां पे मैंने लिख दिया बी और यहां पर लिख दिया मैंने ए। बी को पूरा मैंने अंदर ले लिया और बाहर की तरफ लिख दिया ए। इसको कैसे पढ़ेंगे आप, इसके दो निष्कर्ष आप पढ़ेंगे। कैसे, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। क्यों, क्योंकि हम ये मान के चलें कि ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में क्या है, 100 पशु हैं। कितने पशु हैं, 100 पशु हैं। और इन 100 में से ये 20, यहाँ पर 20 या हम 30 ले लेते हैं, ये संख्या 30 है और ये 30 क्या है, बकरियां हैं। क्या है, 30 बकरियां हैं। तो आप क्या कहेंगे, सर सभी बकरियां पशु है और जो पशु हैं 100 उनमें से 30 पशु क्या है, बकरियां। तो आप यही तो कहेंगे कि कुछ पशु क्या है, कुछ पशु क्या है, बकरियां है। यही तो कहेंगे कि 100 में से कुछ पशु क्या है, बकरियां। तो आप यही तो कहेंगे कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए क्या है, बी है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि ऐसा डायग्राम बनाया जाए, ऐसा डायग्राम बनाया जाए तो यहां पर इस बात को ये डायग्राम भी दर्शाता है कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। लेकिन दोस्तों याद रखना, यह मेन डायग्राम नहीं है, ये कैसा डायग्राम है, रेंज डायग्राम। अब समझ में नहीं आता सर अंदर बी क्यों रखा और बाहर ए क्यों रखा। दोस्तों यदि अंदर में ए को रखता, किसको, ए को, और बाहर बी को रखता तो यह शर्त कौन सी पूरी करता कि सभी ए बी हैं, जबकि क्वेश्चन की शर्त क्या है, कुछ ए बी हैं। इसीलिए हमने ये पढ़ा था कि रेंज हमेशा बाद वाले की होती है, प्रिडिकेट की होती है। रेंज हमेशा किसकी होती है, बाद वाले की होती है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। रेंज हमेशा किसकी होती है, बाद वाले की। और रेंज हमेशा निश्चित होती है। प्रत्यक्ष रेंज की हम बात कर रहे हैं तो हमने बी को निश्चित दायरे में बंद किया और ए को बाहर रख दिया। ऐसा करने के बाद भी इस क्वेश्चन की जो शर्त है, उस क्वेश्चन की शर्त को ये पूरा करता है। तो कुछ ए क्या हो गए, बी हो गए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। और ये बात समझ में आई तो जो पहली गलती हम करते हैं वही गलती आपके सामने यहां लेकर चलते हैं। हमने क्या गलती करी है, अब इस निष्कर्ष को पढ़िए। क्या है, सभी बी ए हैं। अब ये जो निष्कर्ष है सभी बी ए हैं, ये मेन डायग्राम में देखने पे क्या नजर आया कि सर मेन डायग्राम में और रेंज डायग्राम में हम इसका डिफरेंट करते हैं। इसका जो डिफरेंस है वो देखते हैं। मेन डायग्राम में ये निष्कर्ष हमें गलत पाया गया। क्या पाया गया, गलत पाया गया कि सभी जो बी हैं वो ए हैं। ये मेन डायग्राम में देखने पे गलत पाया गया क्योंकि यहाँ पर तो कुछ का रिलेशन है, यहाँ पे सम का रिलेशन है, कुछ का संबंध दर्शाया गया है। तो मेन डायग्राम में गलत पाया गया। लेकिन सर हमने जब इसको रेंज डायग्राम में देखा तो ये निष्कर्ष क्या पाया गया, सही पाया गया। और दोस्तों ये कंपैरिजन जस्ट पहले हमने बात करी है कि मेन डायग्राम में गलत और रेंज में सही हो, या मेन में सही और रेंज में गलत हो, तो ऐसा निष्कर्ष जो होता है वो हमेशा क्या होता है, आंशिक गलत होता है। क्या होता है, आंशिक गलत होता है। ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि यदि आप ये क्वेश्चन सही करना चाहते हो जिसमें ऑप्शन आता है या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, यदि ऐसा आंसर सही करना चाहते हो तो उसके लिए पार्शियल रॉन्ग पढ़ना जरूरी है। और पार्शियल रॉन्ग निकालना चाहते हो तो आपको रेंज डायग्राम पढ़ना जरूरी है। तो रेंज डायग्राम की जो महत्ता है, यानी कि इसकी महत्वपूर्णता जो है, इंपॉर्टेंस जो है, वो आपको समझ में आई होगी कि क्यों जरूरी है।
अब देखिए, ये संभावना थी सभी बी के ए होने की संभावना है। जब तक हमारे पास में रेंज डायग्राम नहीं था तो सभी बी के ए होने की संभावना हम क्या कर रहे थे, गलत कर रहे थे। लेकिन यहां सभी बी के ए होने की संभावना है, क्योंकि रेंज डायग्राम का मतलब ही क्या है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम भी तो एक संभावना जता रहे हैं, और वो संभावना क्या है, सभी बी के ए होने की संभावना है। और दोस्तों ये संभावना गलत नहीं, ये संभावना क्या है, सही है। तो ये निष्कर्ष गलत नहीं था। कैसा निष्कर्ष था, सही निष्कर्ष था। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि रेंज डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन की शर्त को पूरा करते हुए दूसरे किस तरीके से दर्शा सकते हैं, उसे रेंज डायग्राम कहते हैं। उस तरीके से रेंज डायग्राम बनाते हैं। रेंज डायग्राम क्यों पढ़ते हैं, पार्शियल रोंग के लिए। और रेंज डायग्राम क्यों पढ़ते हैं, संभावना निकालने के लिए, संभावना को सही और गलत साबित करने के लिए क्या पढ़ते हैं, रेंज डायग्राम। अब दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या सर संभावना सही और गलत ही हो सकती है? बिल्कुल, संभावना सही और गलत हो सकती है। संभावना कभी भी आंशिक गलत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दोस्तों संभावना तो पहले से ही क्या है, आंशिक गलत ही है। क्यों? क्योंकि संभावना का मतलब ही होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आपने कहा एक मौसम विभाग है, मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि आज भारी बरसात आने की संभावना है। तो क्या भारी बरसात आएगी? नहीं कह सकते। क्या भारी बरसात नहीं आएगी? ऐसा भी नहीं कह सकते। तो भारी बरसात आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। ऐसी एक क्या जताई जाती है, संभावना जताई जाती है। तो संभावना कभी भी आंशिक गलत नहीं होती, क्योंकि संभावना का मतलब भी क्या होता है, संभावना का मतलब ही आंशिक गलत होता है। तो दोस्तों यहां तक बात हुई संभावना की। बात करते हैं आगे की। तो दोस्तों ये पहले प्रकार का जो कथन था उसकी बात हम कर चुके हैं। दूसरे कथन की हम बात करते हैं। इसका जो मेन डायग्राम बनने वाला वो कैसे बनेगा, सभी ए बी हैं। तो मेन डायग्राम ये कहता है कि ये जो सारे के सारे ए हैं वो किसके दायरे में होने चाहिए, बी के दायरे में होने चाहिए। लेकिन दोस्तों रेंज डायग्राम जो बनता है, रेंज डायग्राम के बारे में आप समझते हैं कि कथन की शर्त को पूरा करते हुए उसे दूसरे किस तरीके से बनाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेंज डायग्राम कहते हैं। तो दोस्तों इसका रेंज डायग्राम देखते हैं कि इसकी शर्त पूरी करते हुए बनाना है तो वो कैसे बन सकता है कि सर ये एक गोला है, इसी को ओवरलैप करते हुए, यानी इसी के ऊपर हमने क्या कर दिया, दूसरा गोला बना दिया। अंदर की तरफ कौन आ गया, बी आ गया, और बाहर की तरफ कौन आ गया, ए आ गया। अंदर की तरफ बी क्यों आया, अरे ए तो अंदर पहले से था पूरा, हमने बी को अंदर लिया। और हमने पहले भी पढ़ा है रेंज हमेशा किसकी होती है, प्रेडिकेट की होती है, यानी बाद वाले की होती है। तो इसका जो रेंज डायग्राम बन के निकला वो कैसे बन के निकला, बिल्कुल इसको ओवरलैप करते हुए, और अंदर की तरफ कौन आ गया, अंदर की तरफ इसमें बी आ गया, और बाहर की तरफ कौन आ गया, ए आ गया। तीसरे कथन की बात करते हैं, कोई ए बी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए हैं और जो बी हैं वो कभी भी आपस में स्पर्श नहीं करेंगे। ए और बी दोनों आपस में स्पर्श नहीं करेंगे, यानी इनके बीच में बिल्कुल एक बड़ी सी दीवार खींच दी गई है। ये कभी भी आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। तो क्या दोस्तों इसका रेंज डायग्राम बनेगा? कैसे बनाओगे? आप कहेंगे सर ए को यहां रख दो और बी को यहां रख दो, कोई फर्क नहीं है दोस्तों। ये ऊपर नीचे रखो चाहे साइडों में बना दो, दोनों बगल बगल में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या ए और बी को किसी दूसरे तरीके से स्पर्श करवाया जा सकता है? नहीं करवाया जा सकता। तो दोस्तों इसका कोई रेंज डायग्राम भी नहीं बन सकता, इसका कोई रेंज डायग्राम नहीं बन सकता। तीसरे प्रकार का जो कथन है, कुछ ए बी नहीं है। तो कैसे बनाओगे? आप कहेंगे सर ये जो ए हैं इनमें से यहां पे कुछ बी हो जाए तो बाकी जो बच गए वो क्या नहीं है, बाकी जो बच गए वो भी नहीं है। बाकी ए का जो ये भाग बच गया है वो भाग बी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा डायग्राम तो कुछ ए बी है उसका मेन डायग्राम होता है। तो हम कहेंगे सर इसका जो मेन डायग्राम है वो मेन डायग्राम नहीं बनता, इसका क्या बनता है, रेंज डायग्राम बनता है। और वो पहले प्रकार के कथन के मेन डायग्राम की तरह बनता है। और इससे निकलने
वाला जो निष्कर्ष होगा वो निष्कर्ष कभी भी पूरा पूरा सही नहीं होगा। कुछ ए बी नहीं है, इसका वाइस वर्सा बनाओगे तो इसका वाइस वर्सा भी नहीं बनेगा। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका दूसरा जो रेंज डायग्राम है, इसका दूसरा रेंज डायग्राम ऐसे भी बनाया जा सकता है, ये बी हो गया और ये ए हो गया। इसमें अभी भी आप कह सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है। तो दोस्तों इसका रेंज डायग्राम तो और बनाया जा सकता है, लेकिन इसका वाइस वर्सा नहीं बना सकते, क्योंकि वाइस वर्सा बनाओगे तो क्या कहोगे? कुछ बी ए नहीं है, ऐसा आप कहेंगे। वाइस वर्सा का नियम बताया था, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह ले जाओ, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह लेके आओ, तो आप ऐसे बनाएंगे बी ए नहीं है। और वाइस वर्सा का नियम बताया था कि कथन कुछ से शुरू हो तो वाइस वर्सा भी कुछ से ही शुरू होगा, कथन सभी से शुरू हो तो भी वाइस वर्सा कुछ से शुरू होगा। तो कुछ बी ए नहीं है, ऐसा वाइस वर्सा आप बनाएंगे तो ये तो गलत होगा, ये सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुछ बी ए नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये रेंज डायग्राम ये कहता है कि सभी बी ए हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा? आंशिक गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसका वाइस वर्सा भी नहीं बना सकते। और इसीलिए हमने कुछ और नहीं कहा, जो कोई भी जो कथन है उसका वाइस वर्सा आपको नहीं बताया है। तो दोस्तों ये तो बात थी आपके कथन और निष्कर्ष के बेसिक की, और बेसिक में हम अभी तक इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले इसके नियम कि कौन कौन से निष्कर्ष सही होते हैं, कौन से निष्कर्ष गलत होते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आपको यहां जो नियम पढ़ाने वाला हूं, उन नियमों में मैं आपको आपकी गलतियां गिनवाने वाला हूं कि कहां कहां हम गलती करते हैं और किस गलती की वजह से हमारा जो आंसर है वो 50% से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं कथन निष्कर्ष के चैप्टर में। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में, और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ में आपसे विदा लेना चाहता हूं और बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कथन निष्कर्ष के नियमों की। तो दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।